फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर गुरुदत्त के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। गुरुदत्त के बारे में कई एपिसोड्स इस चैनल पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस एपिसोड में उनके शुरू के जीवन के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शिवशंकर राव पादुकोण मैंगलोर के सरस्वत समुदाय से थे। 1920 में जब उनकी उम्र 20 साल की थी तब उनकी शादी 12 साल की लड़की वसंती से हुई थी। वसंती को स्कूल जाना बहुत पसंद था, पर शादी के कारण स्कूल जाना छोड़ना पड़ा। शिवशंकर अक्सर बीमार रहते थे। एक बार अपनी पत्नी वसंती को साथ लेकर एक ज्योतिषी के पास गए। वहां ज्योतिषी ने वसंती का हाथ देखा और कहा कि तुम्हें 1 साल के अंदर एक बेटा पैदा होगा। वो बहुत अच्छा इंसान होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध होगा। वसंती ज्योतिषी की बात सुनकर खुश भी हुई, शर्मा भी गई। इतनी कम उम्र में बच्चे की मां बनूंगी, ये सोचकर ही उन्हें शर्म आने लगी। 1924 में पति पत्नी बेंगलोर के पास एक जगह पर जाकर रहने लगे, जहां शिवशंकर राव पादुकोण एक स्कूल में हेडमास्टर की नौकरी करने लगे। लिटरेचर की तरफ उनका बहुत झुकाव था। इंग्लिश में पोएम्स लिखते थे। उनका सपना था मैगजीन में लिखना, मैगजीन्स के एडिटर बनना। वो बहुत चुपचाप और अपने आप में ही खोए रहते थे। शिवशंकर और वसंती एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, पर वो दौर ऐसा था कि खुश हैं या नहीं हैं, एक दूसरे के साथ निभाना ही पड़ेगा। 9 जुलाई 1925 दोपहर में वसंती ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के 12वें दिन पालने की रस्म हुई और बच्चे के लिए 2 नाम सामने आए, वसंत कुमार और गुरुदत्त। आगे चल के बच्चे का नाम गुरुदत्त ही फाइनल कर दिया गया। वसंती की मां भी आकर वहीं रहने लगी, अपनी बेटी और बेटी के बच्चे का ध्यान रखने लगी। इस दौरान शिवशंकर ने स्कूल हेडमास्टर की नौकरी छोड़ दी, बैंक की नौकरी करने बैंगलोर चले गए। बहुत जल्द उन्होंने बैंक की नौकरी भी छोड़ दी और मैंगलोर में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। वहां से भी उन्होंने जल्द ही इस्तीफा दे दिया। वसंती इतनी बेचैन रहने लगी थी कि उनका मन करता था कहीं भाग जाऊं। 1927 में महात्मा गांधी ने बेंगलोर का दौरा किया। वसंती ने भी उनकी प्रार्थना सभाओं में भाग लिया। वसंती को बहुत शांति मिली। वसंती ने गांधी जी को चिट्ठी लिखकर अपने जीवन के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि मुझे साबरमती आश्रम में शामिल कर लिया जाए। वसंती को महात्मा गांधी का जवाब आया। लिखा था, प्रिय वसंती देवी, आपका पत्र मिला। ये भगवान की इच्छा थी। आप जहां हैं आपको वहीं रहना चाहिए। माँ और पत्नी का कर्तव्य सबसे अहम होता है। अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करो ताकि उसके पास जीवन का सामना करने का साहस और चरित्र हो। अपनी भारत माता की सेवा करो। उम्मीद कभी मत छोड़ना। सदैव तुम्हारा, मोहनदास करमचंद गांधी। अब वसंती का सारा ध्यान अपने बेटे गुरुदत्त पर लग गया। शिवशंकर को कलकत्ता में नौकरी मिल गई। परिवार वहां चला गया। वहां भी पहली नौकरी छोड़कर शिवशंकर ने बर्मा शेल कंपनी में नौकरी कर ली, जो बहुत स्टेबल रही। गुरुदत्त 4 साल के हो गए तब वसंती ने एक और बेटे को जन्म दिया। नाम रखा शशिधर। गुरुदत्त खुद छोटे बच्चे थे, पर अपने छोटे भाई शशिधर से बहुत प्यार करते थे। शशिधर को बीमारी थी। 7 महीने में ही शशिधर का जीवन सफर पूरा हो गया। छोटे भाई की मौत को गुरुदत्त ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। उनके मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। गुरुदत्त को इस सूनेपन से बाहर आने में बहुत समय लगा। शिवशंकर की कमाई कम थी। परिवार किराए के मकान में रहता था। मकान बदलते रहते थे। 1930 में वसंती ने एक और बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आत्माराम, जो आगे चल के फिल्म निर्माता निर्देशक बने। 1932 में वसंती ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा ललिता, जो बहुत फेमस पेंटर बनी। सब लोग उन्हें ललिता लाजमी के नाम से जानते हैं। वसंती ने बाद में 2 और बेटों को जन्म दिया, देवीदत्त और विजय। ललिता लाजमी ने बताया था कि हम लोग कलकत्ता में 2 बेडरूम के छोटे से फ्लैट में रहते थे। माँ बाप, हम 5 बच्चे और मेरी नानी। मेरी नानी घर का सारा काम संभालती थी, खाना बनाना, सफाई करना वगैरह। हमारा बचपन परेशानियों से भरा था। हमारे पिता को बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। बच्चों की हर बात सिर्फ माँ ही जानती थी। गुरुदत्त को बचपन से ही पढ़ने का शौक था, साथ ही उन्हें डांस करने का भी शौक था। ललिता जी ने बताया था कि उन दोनों कलकत्ता में उदय शंकर के नृत्य नाटक बहुत फेमस होते थे। गुरुदत्त ने बहुत कम उम्र में उदय शंकर का एक शो देख लिया था। गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि अपनी माँ से कह दिया कि एक दिन मैं उदय शंकर जी की तरह ही डांसर बनना चाहता हूँ। हालांकि कलकत्ता में ही गुरुदत्त की एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिनकी वजह से गुरुदत्त सिनेमा की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए। उस इंसान का नाम था बीबी बेनेगल। बीबी बेनेगल गुरुदत्त की मां वसंती के चचेरे भाई थे। कलकत्ता के पुराने सिनेमा हॉल ज्योति सिनेमा के पास एक पुरानी इमारत में रहते थे।
बीबी बेनेगल फिल्म पब्लिसिस्ट थे। इंग्लिश, हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए पब्लिसिटी करते थे। वो एक चित्रकार भी थे। बीबी बेनेगल का एक स्टूडियो था। स्टूडियो के नीचे ही उनके रहने का कमरा था। बीबी बेनेगल को फिल्म देखने के लिए फ्री पासेस मिलते रहते थे। गुरुदत्त की नानी शुक्रवार को बच्चों को ट्रेन से वहां ले जाती। शनिवार इतवार भी बच्चे वहीं रहते। वहां बच्चे हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला फिल्में देखा करते थे। बीबी बेनेगल ने ध्यान दिया कि गुरुदत्त को म्यूजिक और डांस में बहुत इंटरेस्ट है। गुरुदत्त को एस डी बर्मन का बांग्ला संगीत बहुत अच्छा लगता था। गुरुदत्त बेनेगल के ग्रामोफोन पर बर्मन दा के गाने बहुत सुनते थे। जब कभी बेनेगल वहां नहीं होते तो गुरुदत्त बेनेगल की पत्नी से उनका कैमरा ले जाते और चिड़ियाघर में जाके जानवरों की तस्वीरें खींचते। घर का खर्चा चलाने के लिए गुरुदत्त की मां वसंती ने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। गुरुदत्त द साउथ इंडियन स्कूल में पढ़ते थे। वहां उनकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही थी। उनके बेनेगल मामा ने उन्हें वहां से हटाकर डेविड हेयर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। अपनी बहन वसंती से कहा कि गुरु की पढ़ाई की चिंता मुझ पर छोड़ दो। गुरुदत्त वहां बहुत अच्छे स्टूडेंट बने। 1941 में गुरुदत्त ने मैट्रिक पास कर ली। मजे की बात यह थी कि उनकी मां वसंती ने एक साल पहले 1940 में मैट्रिक पास की थी। घर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए 16 साल की उम्र में गुरुदत्त को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 40 रुपए महीना पर टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करनी पड़ी। 1.5 महीने में ही गुरुदत्त ने वो नौकरी छोड़ दी। इसके बाद हिंदुस्तान लीवर में 30 रुपए महीना की नौकरी करने लगे। पर गुरुदत्त का मन नौकरी में नहीं लगता था। उन्हें घुटन महसूस होती थी। एक बार फिर उनके मामा बीबी बेनेगल ने एक नया रास्ता दिखाया। बीबी बेनेगल की एक पेंटिंग ने गुरुदत्त के मन पर बहुत असर डाला। इस पेंटिंग में एक आदमी एक सांप को पकड़े हुए था। सांप उस आदमी के पूरे बदन पर कुंडली लपेटे था। बेनेगल ने इस पेंटिंग को नाम दिया वजूद की लड़ाई। गुरुदत्त ने जब वो पेंटिंग देखी तो कहा, मामा, इसे देखकर मेरा नाचने को मन कर रहा है। बेनेगल ने कहा, मैं अपने 8 mm कैमरा में तुम्हारे नाच को शूट करूंगा। गुरुदत्त बहुत खुश हो गए। नवंबर के महीने में एक सुबह बेनेगल गुरुदत्त को लेकर ईडन गार्डन पहुंच गए। सनराइज को बैकड्रॉप में रख के गुरुदत्त के नाच को 8 mm कैमरा पर शूट किया। बिना किसी संगीत पर गुरुदत्त का ये नाच गुरुदत्त की आजादी का नाच था। इस नाच का असर गुरुदत्त के मन के अंदर पड़ा। उन्होंने सोच लिया कि मैं डांसर बनूंगा। कुछ दोस्तों की मदद से उदय शंकर से मिलने में सफल हो गए। एक ऑडिशन भी दे दिया। उदय शंकर को गुरुदत्त के नाच से ज्यादा उनका जुनून पसंद आया। उदय शंकर ने गुरुदत्त से कह दिया, अल्मोड़ा आ जाओ। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि गुरुदत्त को डांस सिखाने के लिए उदय शंकर की फीस दे पाते। बीबी बेनेगल ने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेकर गुरुदत्त को उदय शंकर के डांस सेंटर में जाने की और ट्रेनिंग लेने के लिए 75 रुपए की स्कॉलरशिप दिलवा दी। गुरुदत्त की आंखों में आंसू आ गए। 1941 में गुरुदत्त अल्मोड़ा पहुंच गए। वहां से 3 किलोमीटर दूर सिमटोला में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर पहुंच गए डांस सीखने। आज ये जगह उत्तराखंड में है। गुरुदत्त बहुत कम समय में उदय शंकर के काफी करीब हो गए। गुरुदत्त कैमरा का इस्तेमाल जानते थे, इसलिए उदय शंकर अपना कैमरा गुरुदत्त को दे देते थे तस्वीरें खींचने के लिए। अल्मोड़ा में गुरुदत्त बहुत अच्छी तरह जम गए, पर उनका परिवार कलकत्ता से उखड़ गया। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में कलकत्ता पर जापानियों द्वारा बमबारी की खबरें फैल रही थीं। बर्मा शेल कंपनी ने अपना ऑफिस बंबई शिफ्ट कर लिया। फाइनली शिवशंकर पादुकोण उनका परिवार बंबई पहुंच गया। माटुंगा के फ्लैट में सारा परिवार रहने लगा। दिसंबर 1942 में उदय शंकर के ग्रुप ने बंबई में परफॉर्म करना था। एक्सेल्सियर थिएटर में प्रोग्राम होना था। गुरुदत्त ने अपने परिवार को पासेस भिजवा दिए। पहली बार गुरुदत्त के सारे परिवार ने गुरुदत्त को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर उदय शंकर के कल्चरल सेंटर पर भी पड़ा। 1944 तक आते आते फंड्स की कमी के कारण ये बंद करना पड़ा। उदय शंकर के स्टूडेंट्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। एक शाम गुरुदत्त 3 साथियों के साथ बोरिया बिस्तर लेकर अपने घर लौट आए। अब जिंदगी में एक नई दिशा तलाश करने का समय आ गया था। एक बार फिर गुरुदत्त के मामा बीबी बेनेगल काम आए। अल्मोड़ा से लौटने के कुछ महीने बाद गुरुदत्त अपने मामा बीबी बेनेगल के पास गए। बीबी बेनेगल उन्हें पूना ले गए और बीबी बेनेगल ने गुरुदत्त को बाबूराव पई से मिलवाया। बाबूराव पई पूना में प्रभात स्टूडियोज के नाम से फेमस प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर थे। गुरुदत्त को वहां 50 रुपए महीना की नौकरी मिल गई एज डांस डायरेक्टर। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वहां डांस डायरेक्टर होने के साथ साथ गुरुदत्त ने कभी एक्टर बन के कभी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के काम करना शुरू कर दिया। फिल्म डायरेक्टर विश्राम बेडेकर के असिस्टेंट भी बन गए। यहीं पर गुरुदत्त की मुलाकात देव आनंद के साथ हुई थी जब फिल्म बन रही थी हम एक हैं, जो देव आनंद की पहली फिल्म थी। देव आनंद और गुरुदत्त की दोस्ती के बारे में एक एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं।
हम एक हैं की शूटिंग चल रही थी। उन दिनों गुरुदत्त को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की का नाम था विजया। वो एक डांसर थी। एक बार गणेश पूजा के दौरान गुरुदत्त अचानक अपने घर बंबई पहुंच गए। उनके साथ एक लड़की थी। दोनों ने गुरुदत्त के मां के पैर छुए। गुरुदत्त ने अपनी मां से कहा, ये आपकी होने वाली बहू है। गुरुदत्त का परिवार खुश हो गया। बेटे को शादी तो करनी ही थी। शाम को गुरुदत्त और विजया वहां से वापस पुणे लौट गए। अगली सुबह गुरुदत्त की मां बसंती को पूना से एक वकील का टेलीग्राम मिला। सीनियर वकील खजीगेवाला ने लिखा था कि गुरुदत्त विजया को भगा ले गया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात हुई। वकील खजीगावाले की पत्नी गुरुदत्त की मां से मिलने आई और वो चाहती थी कि गुरुदत्त और विजया की शादी हो जाए। बाद में यह बात सामने आई कि विजया वकील खजीगेवाला की कीप थी। वकील की पत्नी विजया से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसकी शादी गुरुदत्त से करवाना चाहती थी। गुरुदत्त बिना परिवार की परमिशन लिए विजया के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। ऐन मौके पर गुरुदत्त के किसी साथी ने गुरुदत्त की मां को इन्फॉर्म कर दिया कि गुरुदत्त को पूना से आके ले जाओ, ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। परिवार ने गुरुदत्त को उस शादी से बचा लिया। गुरुदत्त बंबई में अपने परिवार के साथ आके रहने लगे, एक बार फिर उदास। इसके बाद गुरुदत्त की लाइफ में क्या क्या हुआ, आगे भी कई एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का ये खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड में दी गई जानकारी यासिर उस्मान की बुक से ली गई है। इसका हिंदी अनुवाद किया है महेंद्र नारायण सिंह यादव ने। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें अगर उन्हें एपिसोड पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।